वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि भारतीय संविधान को क्या कहा गया है। तो एक संघ कहा गया है और उसके हमने बताया था कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय राज्य संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अब हम लोग बारी बारी से अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें कि अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद में 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया यानी कि भारत किसका संघ है। तो राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है और लिखा गया है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। अर्थात भारत में बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों के एक संघ को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें और सारी बातें लिखी गई है। पहला कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरी बात लिखी गई है कि राज्य या उनके राज्य क्षेत्र, राज्य या उनके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। और क्या बात लिखा गया है। तो और लिखा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे।
तो इसमें 3 बातें लिखी गई है। तो अनुच्छेद 1 में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में राज्यों के संघ के बारे में बात लिखी गई है आर्टिकल 1 में। तो आर्टिकल 1 अर्थात अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया यानी कि जो भारत है वह किसका संघ है? तो राज्यों का एक संघ है। राज्य, दूसरी बात लिखी गई है कि राज्य या उनके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। तीसरी बात लिखी गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत यदि किसी अन्य राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल करना चाहता है तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में गिनती किए जाएंगे। तो यह तो था अनुच्छेद पहला। अब देखिए, राज्यों का संघ का मतलब क्या है? तो इस टर्म के बारे में हम लोग समझ लें कि वास्तव में यह राज्यों का संघ है क्या। राज्यों का संघ का मतलब है कि राज्य अगर चाहते हैं कि देश से अलग हो जाए तो यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि एक बार जो नागरिकता यहां पे मिल गई तो उसके बाद दूसरे जगह की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात भारत में एक बार ही नागरिकता की प्राप्ति होती है, और अगर एक बार नागरिकता की प्राप्ति हो गई तो वह उस राज्य का, वह भारत का क्या हो जाएगा? तो वह नागरिक कहा जाएगा। तो राज्यों का संघ का मतलब क्या है? राज्यों का संघ का मतलब है कि राज्य अगर चाहते हैं कि देश से अलग हो जाएं, राज्य अगर चाहते हैं कि देश से अलग हो जाएं तो वे अलग नहीं हो सकते। चाहते हैं कि देश से अलग हो जाएं तो चाह कर भी वे अलग नहीं हो सकते। अब क्यों अलग नहीं हो सकते? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि भारत में कैसी नागरिकता मिलती है? एकल नागरिकता। अर्थात भारत के लिए एक नागरिकता की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि यदि हम जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी, फिर बिहार आ गए तो बिहार की अलग से नागरिकता होगी, ऐसा नहीं है। तो भारत में एकल नागरिकता है, एक बार नागरिकता की प्राप्ति होती है और सभी राज्यों के लिए वह मान्य रहती है। लेकिन अमेरिका में क्या है? तो हम एक बात याद रखेंगे, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसे कि एक राज्य के लिए अलग नागरिकता, दूसरे राज्य के लिए अलग नागरिकता। तो एक राज्य से यदि दूसरे राज्य में जाना है तो वहां की नागरिकता प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार राज्यों का संघ का मतलब होता है कि भारत राज्यों का एक संघ है कि राज्य अगर चाहता है कि देश से अलग हो जाए तो वह अलग नहीं हो सकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगर भारतीय राज्य चाहते हैं कि अपनी सीमा में बदलाव किया जाए, अगर भारतीय राज्य चाहते हैं इसका मतलब क्या है? अगर भारतीय राज्य चाहते हैं
कि अपनी सीमा में बदलाव की जाए, कि अपनी सीमा में बदलाव किया जाए। तो उसे केंद्र की अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसे केंद्र की अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों अनुमति लेनी पड़ती है? क्योंकि यहां पर तो एकल नागरिकता है और केंद्र सर्वोपरि माना गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 2 और 3, क्योंकि यह अधिकार अगर किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, उसका सीमा विस्तार बढ़ाना घटाना है, तो यह सब काम किसका है? तो संसद का है। तो इसी कारण यदि कोई राज्य चाहता है कि अपनी सीमा में बदलाव करे तो उसे केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर राज्य चाहता है कि अपनी सीमा का विस्तार करे तो वह खुद से कर सकता है बिना केंद्र की अनुमति के, क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। तो भारतीय राज्यों के बारे में 3 क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। कौन कौन? पहला को बोलते हैं राज्य क्षेत्र, दूसरा है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, और जो तीसरा है, तो पहला है राज्य क्षेत्र, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यह जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट है, दूसरा है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और जो तीसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र है यदि भारत किसी समय किसी क्षेत्र को अपने में अर्जित कर लेता है तो वो भी अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे और वे भारत के राज्य संघ कहे जाएंगे। तो तीसरी जो है वैसे क्षेत्र, वैसे क्षेत्र वैसे क्षेत्र जिन्हें किसी समय, किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अपने अधीन अर्जित कर लिया जाता है। तो वैसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अपने अधीन अर्जित कर लिया जाता है वे भी भारत के राज्यों के संघ में शामिल होंगे। याद रखेंगे। तो 3 क्षेत्रों को रखा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में जिन 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया, एक तो राज्य क्षेत्र जो कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 अर्थात स्टेट, और केंद्र शासित प्रदेश
याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य क्षेत्र, 7 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य क्षेत्र, इन्हें शामिल किया गया है इन अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्यों के संघ में। और तीसरा है, अगर भारत किसी भी समय किसी भी क्षेत्र को अपने अधीन अर्जित कर लेता है तो वे भी अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्यों के संघ में शामिल होंगे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि जितने सारे अधिकार जो दिए गए हैं राज्यों के बारे में, वह किसे प्राप्त है? तो वह संसद को प्राप्त है। तो याद रखेंगे कि संघ में संसद के द्वारा संघ में, संघ अर्थात भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, आर्टिकल 2 में, कि संसद के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है और उसकी स्थापना की जा सकती है। कि यदि भारत में नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों को प्रवेश दिलाना है और उसकी स्थापना करनी है, तो यह अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह बात लिखा गया है आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। अब अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संसद ही राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है। संसद ही राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया कि भारत के जो कुछ जगहों के नाम है, जैसे कि अभी मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। तो यह सभी काम किसने किया? संसद ने किया। तो संसद के द्वारा भारतीय संघ के, यहां पे भारतीय लिख देंगे, संघ का मतलब भारतीय संघ। तो संसद के द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, सीमा एवं उसके नामों में परिवर्तन, सीमा एवं उसके नामों में परिवर्तन। कहा गया है अनुच्छेद 3 में कि संसद के द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, सीमा एवं उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है और उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 3 में कहा गया है। इनके बारे में कहा गया है कि संसद को
यदि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत यदि किसी राज्य का निर्माण करना है नाम में परिवर्तन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है। बस साधारण बहुमत से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऐसा परिवर्तन संभव है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में कहा गया है कि संसद यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन यदि किसी राज्य में परिवर्तन करना चाहता है, अर्थात नए राज्य का निर्माण करना चाहता है, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहता है, सीमा विस्तार या फिर उसको घटाना चाहता है, तो उसके लिए कोई विशेष अध्यादेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल उसे साधारण बहुमत लाकर और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी और यह परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बात कहा गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आगे देखेंगे साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग समझ लें, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% से अगर एक अधिक सदस्य का हस्ताक्षर हो गया तो वही साधारण बहुमत कहा जाता है, कि जितने सदस्य होते हैं उसके 50% से एक ज्यादा। तो हम लोग उसको डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 4 में यही बात लिखी गई है। तो अनुच्छेद 4 में यही बात लिखी गई है कि संसद को यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का निर्माण करना है, नाम में परिवर्तन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए किसी अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है। बस केवल साधारण बहुमत से ही यह हो सकता है और उसके लिए केवल राष्ट्रपति से मंजूरी लेने की आवश्यकता है, किसी भी अध्यादेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात लिखा गया है अनुच्छेद 4 में। याद रखेंगे
इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रयोग का ही वर्णन लिखा गया है। अब हम लोग इसके संबंधी कुछ बहुत सारे टर्मों को देखें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक कहानी है बेरूबारी। बेरूबारी याद है, हम लोगों ने पढ़ा था बेरूबारी। यह केस चला था 1960 में। बेरूबारी वर्सेस यूनियनवाद। किसके विरुद्ध? यूनियनवाद। जो भारतीय इंडियन यूनियन था, तो उसके विरुद्ध बेरूबारी में नामक एक जगह पर केस हुआ था। तो यूनियनवाद के द्वारा बेरूबारी नामक जगह पर 1960 में एक केस हुआ था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। तो बेरूबारी क्या है? तो बेरूबारी यह पश्चिम बंगाल का एक गांव है। पश्चिम बंगाल का एक गांव। पश्चिम बंगाल का एक गांव था। पश्चिम बंगाल का एक गांव था जो कहां से आ गया था? तो पूर्वी पाकिस्तान से आ गया था। पूर्वी पाकिस्तान से आ गया था। जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आ गया था। और यह एक मुस्लिम बहुलक गांव था। अब देखिए, मुस्लिम बहुलक गांव था। तो और इस गांव के सभी लोग, इस गांव के सभी लोग, चूंकि यह मुस्लिम बहुलक गांव था, तो गांव के जितने सारे लोग होंगे, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के तो समर्थक कम होंगे, पाकिस्तान के समर्थक ज्यादा होंगे, क्योंकि यह पूर्वी पाकिस्तान से यह गांव आया हुआ था। इस गांव के सभी लोग पाकिस्तान के समर्थक थे। तो यह जो क्षेत्र था, तो यह जो क्षेत्र, इसका कुछ क्षेत्र, तो इसका कुछ क्षेत्र तो इसका कुछ क्षेत्र तो इसका कुछ क्षेत्र जिसमें हिंदू बहुलक की प्रधानता थी, हिंदू बहुलक लोग थे, वह भी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। वह भी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। वह भी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें हुआ था क्या कि यह जो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, तो बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे के दौरान साधारण बहुमत से, यह बंटवारा जब हुआ तो साधारण बहुमत से इनके राज्यों का बंटवारा हुआ, और कुछ भाग चला गया पाकिस्तान में और कुछ भाग चला गया हिंदुस्तान में। तो जो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था वह चला गया पाकिस्तान में, और जो हिंदू बहुलक क्षेत्र था वह चला गया भारत में। याद रखेंगे। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के प्रयोग करके अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके अनुच्छेद 368 में क्या है तो संविधान संशोधन का वर्णन है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन का वर्णन है। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके किसी भी संविधान में संशोधन किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके विशेष बहुमत के द्वारा कुछ भाग किसको दे दिया जाता है? कुछ भाग पाकिस्तान को दे दिया जाता है। पाकिस्तान को दे दिया जाता है। पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया। क्योंकि अनुच्छेद 3 में क्या लिखा था कि संसद जो है वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, सीमा और उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने बेरूबाड़ी को ही पाकिस्तान को देना चाहा, लेकिन कुछ जो क्षेत्र था वहां पे हिंदू समुदाय का बहुलता थी और उस क्षेत्र में काफी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी थे, अर्थात वह मुसलमान क्षेत्र के भी बहुलता थी। तो इस कारण वहां पे काफी बवाल हो गया। तो यह बवाल होने के बाद मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसने कहा कि कुछ नहीं करना है, इसमें आप अनुच्छेद 368 का प्रयोग कीजिए और विशेष बहुमत के द्वारा कुछ भाग पाकिस्तान को दीजिए, साधारण बहुमत के द्वारा नहीं, क्योंकि इसमें आप संशोधन लाइए। क्योंकि इसमें एक जो अधिकतर जो क्षेत्र है वह मुस्लिम बहुलता है और कुछ क्षेत्र जो है वह हिंदू बहुलता है। तो यहाँ पे सांप्रदायिक मामले हो जाएंगे। तो इसी कारण यहाँ पे विशेष बहुमत लगाना पड़ा, साधारण बहुमत की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। तो बेरूबाड़ी का जो यह केस था, इसी में राज्यों के परिवर्तन के समय विशेष बहुमत को अपनाया गया था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्यों हुआ? तो 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल के बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को देना चाहा। पाकिस्तान को देना चाहा था क्योंकि उनका मानना था कि यहां पे यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है और यह मुसलमान बहुलक क्षेत्र है। तो इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ठीक है,
हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके यह क्षेत्र आपको हम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की भी संख्या काफी ज्यादा थी, क्योंकि कुछ हिंदू कहते थे कि यह भारत का ही हिस्सा है, बंगाल का ही हिस्सा है। तो इस कारण इस क्षेत्र में काफी बवाल हो गया। तो पाकिस्तान को देना चाहा था कौन? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिसके कारण काफी बवाल हो गया, जिसके कारण काफी बवाल हो गया। और मामला कहां चला गया? तो सुप्रीम कोर्ट में। और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1960 ईस्वी में यह फैसला सुनाया। क्या कहा? कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग कीजिए, 368 अर्थात विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कीजिए। कि अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान के संशोधन का वर्णन है। याद रखेंगे, संविधान में संशोधन का वर्णन है। कि 368 क्या है? तो संविधान में संशोधन का वर्णन है। यह पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 क्या है? तो इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में फैसला दिया कि आप अनुच्छेद 368 का प्रयोग कीजिए और विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करके कुछ भाग पाकिस्तान को दीजिए। तो इस प्रकार कुछ भाग पाकिस्तान को दिया गया, जो कि मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था, और कुछ भाग भारत को दिया गया, जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, वह भारत में ही रहा। 1958 ईस्वी में आखिर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी क्यों की? क्यों उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को ले लीजिए? तो फिर बवाल हुआ। तो देखिए 1958 में ही जब यह बवाल हुआ तो 1958 में रेड क्लिफ ने क्या किया? एक सीमा का निर्धारण किया। याद रखेंगे कि रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण किया। उन्नीस सौ 1958 ईस्वी में रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण किया, जिसे क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और उसी समय 1958 ईस्वी में तो यह पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों को अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसको अलग करने के लिए एक समझौता हुआ था कि आप भारत के क्षेत्र को अलग कर दीजिए, पाकिस्तान के क्षेत्र को अलग कर दीजिए। तो इसी कारण जो है, जब रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किया, तो इसी कारण जो बेरूबाड़ी है वह किसके अधीन आ गया? तो भारत के अधीन आ गया। और तब बवाल हुआ, और तब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उसे पाकिस्तान को देना चाहा, बेरूबाड़ी को। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू बहुलक क्षेत्र दे दिया भारत को, अर्थात पूर्वी बंगाल को, और पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया किसे? तो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र को। किसके द्वारा? तो विशेष बहुमत के द्वारा, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन के तहत। याद रखेंगे, तो यह कहानी थी कि अनुच्छेद 2 और 3 का यह अपवाद माना जाता है
1960 का बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियनवाद केस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यूनियनवाद केस। तो इस रेड क्लिफ रेखा के कारण ज्यादातर क्षेत्र कहां मिल गया? ज्यादातर क्षेत्र जो था बेरूबाड़ी का वह भारत में आ गया और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। तो इसी पर बवाल हुआ था, इसी पर बवाल हुआ, इसी पर हंगामा हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को पूरा क्षेत्र दे दिया, क्योंकि मुस्लिमों ने कहा कि यहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसी कारण यह बेरूबाड़ी पाकिस्तान में रहेगा। तो इस कारण अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जवाहरलाल नेहरू ने और बेरूबाड़ी को पाकिस्तान के क्षेत्र में भेज दे दिया। लेकिन काफी बवाल हुआ तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक डिसीजन दिया, और डिसीजन क्या दिया कि आप 368 का प्रयोग कीजिए और जो मुस्लिम बहुरक क्षेत्र है उसे संविधान में संशोधन करके पाकिस्तान को दीजिए, और जो हिंदू बहुलक क्षेत्र है उसे भारत में रहने दीजिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि 1958 में ही जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था भारत के राष्ट्रपति, भारत के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया। अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी से सलाह मांगता है 143 के अंतर्गत। तो 143 का प्रयोग किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे। तो 1958 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। क्या सलाह मांगा? कि आखिर जो है बेरूबाड़ी को किसे दिया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 3 के तहत किसी को नहीं दे सकते। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है कि संसद को ही अधिकार प्राप्त है कि नए राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, तो आप नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, देश के बाहर तो नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई राज्य कहता है कि इसकी सीमा में हमें दे दीजिए तो वह दे सकता है, लेकिन देश के बाहर उन राज्यों की सीमा को नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा जब राजेंद्र प्रसाद ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत बेरूबाड़ी को भारत के
किसी राज्य के अंतर्गत दे सकते हैं। अंतर्गत दे सकते हैं। पर देश से बाहर नहीं, पर देश से बाहर नहीं। अब देखिए, तो जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि यह फैसला किया कि ठीक है, आप बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दे दी जाता है, तो इस पर बवाल हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने 143 अनुच्छेद का प्रयोग करके सलाह मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत आप किसी राज्य को, भारत के अंदर के किसी राज्य को तो दे सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर उसे किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं था कि अनुच्छेद 3 के तहत आंतरिक राज्यों में परिवर्तन हो सकता है, कि आंतरिक राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। तो इसी कारण यही चीज जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या पता नहीं था कि भारत के आंतरिक राज्यों का यह जो अनुच्छेद 3 है, जवाहरलाल नेहरू को यह पता नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को यह पता नहीं था कि अनुच्छेद 3 भारत के आंतरिक राज्यों के परिवर्तन के लिए है। भारत के आंतरिक राज्यों के परिवर्तन के लिए है, न कि देश के बाहर। के लिए। तो अब यह मामला स्पष्ट हो चुका होगा कि देखिए, अब थोड़ा हम लोग डिटेल में इसे समझ लें कि बेरूबाड़ी का जो केस हुआ था, चूंकि यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुलक की जो कि प्रधानता थी, यह पूर्वी बंगाल में पड़ता था और इसका कुछ हिस्सा जो है पूर्वी पाकिस्तान में था। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुलक का क्षेत्र ज़्यादा था, तो वो उनका कहना था मुस्लिमों का कि यह बेरूबाड़ी पाकिस्तान का इलाका है, लेकिन भारतीयों का कहना था कि नहीं, बेरूबाड़ी भारत का है। क्योंकि यहाँ का कुछ क्षेत्र बंगाल का हिस्सा था, तो यहाँ पे हिंदू बहुलक के भी कुछ क्षेत्र ज़्यादातर थे और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वह मुस्लिम बहुलक क्षेत्र का था। तो यह मामला गया कहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, आप पाकिस्तान ले लीजिए। यह बेरूबाड़ी जो है पाकिस्तान को दे दिया जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उनको पता नहीं था। उन्होंने अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया और 1958 में यह पाकिस्तान को दे दिया। और जब पाकिस्तान को दिया तो 1958 में रेड क्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण कर दिया, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। लेकिन इस पर काफी बवाल हो गया। जब बवाल हुआ तो मामला गया राष्ट्रपति के पास। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया और इस 43 का प्रयोग करके इस सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेरूबाड़ी को पाकिस्तान में दे दिया, तो फिर हिंदुस्तान में यह आंदोलन क्यों हो रहा है, यह हंगामा क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अनुच्छेद 3 के तहत बेरूबाड़ी को, अर्थात भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के अंदर के राज्यों को दे सकते हैं आप, लेकिन देश के बाहर के क्षेत्रों को आप नहीं दे सकते। तो इसके बाद यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
कि ठीक है, यह मामला जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर है, तो जो क्षेत्र मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है उसे दे दिया जाए, किसे? तो पाकिस्तान को, और जो क्षेत्र हिंदू बहुलक क्षेत्र है उसे दे दिया जाए हिंदुस्तान को। तो इसी कारण बेरूबाड़ी का अधिकतर हिस्सा भारत में रह गया और कुछ क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में, याद रखेंगे। और यह कैसे संभव हुआ? तो विशेष बहुमत के द्वारा। तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 3 का प्रयोग साधारण बहुमत से होता है, लेकिन तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग साधारण बहुमत से होता है, न कि विशेष बहुमत से, याद रखेंगे। तो जब देश के बाहर में कोई परिवर्तन करना हो तब विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, और यह उदाहरण उसके लिए स्पष्ट है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। तब तक नमस्कार, जय हिंद।